जा सकता है। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब साहब। सोहराब साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आगाज करते हैं इराक से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले के बाद वाशिंगटन ने अपने मजीद फौजी मशरिक वस्ता में भेजने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने पर मुजाहिरीन ने किया हमला। मुश्तइल हुजूम ने जमकर की तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने गार्ड टावर को भी किया नजर आतिश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को हमले के लिए ठहराया जिम्मेदार। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले की पुष्टपनाही का इल्जाम ईरान पर आयद करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इस इक़दाम के रद्द अमल में संगीन नताइज की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर मुजाहिरीन के हमले के बाद अमेरिकी सदर ने अपने रद्द अमल में इस वाक़ई का इल्जाम ईरान पर लगाते हुए कहा कि इस हमले में ईरान का हाथ है। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती के अहकामात जारी किए हैं। अमेरिका ने 750 फौजी फौरी तौर पर खित्ते में रवाना करने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने बताया कि सदर ने इन्हें मजीद फौजियों की तैनाती करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वाज़ेह है कि मंगल को मुश्तइल हुजूम ने इराक और शाम के सरहद के करीब ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिकी फजाई हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमेरिकी सिफारतखाने पर हवा बोल दिया था। जब मुजाहिरीन ने सिफारतखाने की बैरूनी दीवार अबूर की तो अंदर तैनात अमेरिकी फौजियों ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहिरीन ने सिफारतखाने के बाहर नस्ब एक गार्ड टावर को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में रुकावटें तोड़ते हुए अमेरिकी सिफारतखाने की इमारत तक पहुंचे और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। मुश्तइल हुजूम ने अमेरिकी परचम नजर आतिश किए और अमेरिकी सिफारतखाने के बाहर तोड़फोड़ करते हुए दीवारों को आग लगा दी। वाज़ेह है कि 29 दिसंबर को अमेरिकी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान नवाज जंगजू तंजीम कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें तंजीम के अहम कमांडरों समेत कम से कम 25 जंगजू हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अमेरिकी अफवाज की दलील है कि उन्होंने यह हमला एक इराकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के रद्द अमल में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सोहराब साहब, क्या आपको नहीं लग रहा कि जैसे ईरान में 1979 के दौरान दोहराया गया था, कुछ इस किस्म का मामला बनने जा रहा था लेकिन नहीं बन पाया? इस वक्त इराक में जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त इराकी आवाम जो है वो इराक की इजारादारी, उसकी खुद मुख्तारी और उसके अंदरूनी सलामती के पस मंजर अपने सोरिस को जो कर रहे हैं, इसको दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और मेरा दुनिया से मुराद है कि अमेरिका, आम आदमी ये समझ रहा है और उसके जो समझ में है वो ये है कि जिस तरह के वो मसाइल फेस कर रहे हैं उसका वजह अमेरिकी मदाखलत है। ठीक आप कह रहे हैं कि अमेरिकी मुदाखलत उनको लग रहा है, लेकिन इससे कबल जब इराक में जो ये चल रहे थे, एहतजाज चल रहा था, तो उसमें उन्होंने ईरानी सिफारतखाने को भी निशाना बनाया था। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो इराकी आवाम जो है वो कहीं ना कहीं इराक की खुद मुख्तारी को, उसकी सोवरनिटी को देख रही है और वो किसी भी तरह के बाहरी मदाखलत की वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें उससे अलग है जो आप बात कह रहे हैं। इराक में अंदर इस वक्त जो है बहुत बड़ा पावर वैक्यूम है और कियोस है। हाँ, वज़ीर आज़म ने तो अपने इस्तीफे का ऐलान किया ही और पावर वैक्यूम भी है। तो ये पावर वैक्यूम क्यों है और कियोस क्यों है, ये कहीं ना कहीं इसकी जड़ें अमेरिका के जो इन्वेजन्स हैं, अमेरिका की जो पॉलिसीज है उससे बरह रास्त जुड़ी हुई है। इराकी गवर्नमेंट की फेलियर है जो बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम रही है। अमेरिकन मदाखलत, अमेरिकी फौजी जो इराक के अंदर हैं उसको इराक के आवाम कहीं ना कहीं एक इंपेरियलिज्म की सिंबल के तौर पर देख रही है। इस हमले के बाद तो जैसे उनके 5000 के करीब फौजी हैं, 750 फिर भेजे उन्होंने और 3000 उन्होंने तैयार रखे जी जी भेजने के लिए। जी जी, तो ये तो बहाना मिल जाएगा उनको। इराक की जो सोवरनिटी है
اس کو تسلیم کرنے کو امریکہ تیار نہیں نا. امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ عراق کی حکومت اس کے بدلے اس کا کام کرے. ایران بھی اپنا وہاں پہ انفلوئنس بڑھا رہا ہے نا. دیکھیے ایران کا انفلوئنس بڑھانا, ایران اس طرح سے عراق کے اندر موجود نہیں ہے جس طرح سے امریکہ ہے, جو فزیکل پرزنس جو کہتے ہیں. ایران کا اثر بہت ہے نو ڈاؤٹ, جس کو عراقی عوام نے بھی خارج کیا ہے, ایسا نہیں ہے. اور وہ اس طرح کے ایک تبدیلی اور ایک بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں جو عراقی پیور ہو اور عراقی عوام کا اس میں براہ راست مداخلت ہو. ایران اور امریکہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پلے گراؤنڈ تلاش کر رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکے, کچھ کھیل کھیل سکے. ایران کو میں نہیں کہوں گا کہ وہ امریکہ کو براہ راست کسی طرح کے اس پر بھی بات کریں گے آگے جب ہم یہ جوہری اس معاہدے کو لے کے روس کے اس معاملے پر بات کریں گے. یہاں عالم اسلام اس ہفتے میں یہاں وقت مختصر وقفے کا, لوٹ کر آتے ہیں بریک کے بعد. ڈاکٹر آرتھو آیورویدک تیل اور کیپسول گھٹنا. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ایک خبر ہے, عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو امریکہ اور یورپی یونین کی تعمیل کے بغیر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے, ایسا روس کا کہنا ہے. اور یہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے. روس کے وزیر خارجہ نے ماسکو میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی تھی. ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لاروف نے کہا کہ روس امریکہ اور یورپی یونین دونوں سے مکمل تعمیل کا مطالبہ کرے گا. ایسی صورت میں ایران اس معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرنے میں واپس آ سکے گا. انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر اس معاہدے کو اب موجود نہیں سمجھا جانا چاہیے. دیکھیے رپورٹ. عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ امریکہ اور یورپی یونین کی تعمیل کے بغیر ٹوٹنے کا خطرہ ہے. ماسکو میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس امریکہ اور یورپی یونین دونوں سے مکمل تعمیل کا مطالبہ کرے گا. ایسی صورت میں ایران اس معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرنے میں واپس آ سکے گا. انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر اس معاہدے کو اب موجود نہیں سمجھا جانا چاہیے. ایران اور برطانیہ نے چین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والے 2015 کے معاہدے کے مطابق اپنے جوہری پروگرام کی حدود کے بدلے ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی تھیں. لیکن امریکہ نے پچھلے سال اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کی تھی اور پابندیاں عائد کی تھیں، جس سے ایران کو بیرون ملک خام تیل فروخت کرنے سے روک دیا گیا تھا، جس سے اس کی معیشت خراب ہو گئی تھی. امریکی پابندیوں کے جواب میں ایران نے یورپی دستخط کرنے والوں پر دباؤ ڈالا ہے تاکہ ایرانی معیشت پر اثرات کو محدود کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران آہستہ آہستہ اس معاہدے کی شرائط کی خلاف نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر حال ہی میں ایران نے ایک بھاری پانی کے جوہری ری ایکٹر پر نئے آپریشن شروع کیے ہیں. مغربی ممالک نے ایران کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے خطے میں ناخوشگوار اور بڑھتے ہوئے تناؤ کی مذمت کی ہے، جبکہ روس اور چین نے بار بار امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. شراف صاحب، اس معاہدے کو اب موجود نہیں سمجھا جانا چاہیے اگر یورپی یونین اور امریکہ جو ہے ایران کو واپس اس پر نہیں لا پاتے ہیں تو ایران کا یہ کہنا ہے اور بہت ہی واضح طور پر کہنا ہے کہ ایران جو ہے جو اپنی نیوکلیئر پروسیسنگ کا جو پروسیس کو لوور ڈاؤن کرے گا، کم کرے گا، اس کے بدلے میں اس کے خلاف جو امریکہ کا سینکشن ہے
वो बहुत ही कम होगा, ताकि ईरान अपने क्राइसिस से निकल आए। वो एक तरह का डील था। अमेरिका ने किया ये कि वो खुद से डील से विड्रॉ कर लिया। यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं या यूरोप के जो ममालिक हैं, जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन पर ये एक तरह के मैं समझूंगा कि उनका अखलाकी फर्ज होता है, यानी उन पर एक मोरल प्रेशर होना चाहिए कि या तो वो अमेरिका को परसुएट करें, कन्विंस करें टू ऑनर द डील, और नहीं तो फिर वो तमाम वो डिक्लेयर करें कि ये डील डेड हो चुका है, ताकि फिर से कोई निगोशिएशंस का रास्ता खुले। इस डील में चीन भी मौजूद था। चीन कहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो यूरोप है और अमेरिका है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम यूरोप एंड अमेरिका की वजह से हुआ है। जो बाकी दो दीगर हैं जैसे रूस है, चीन है, वो अपने उस उसूल पे कायम है। प्रॉब्लम अमेरिकन पॉलिसी का है और रशियन पॉलिसी का है। अमेरिकन पॉलिसी वो डील से हम विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन डील रहेगा। यूरोपियन यूनियन का मामला यह है कि हम लोग डील के हिस्सा हैं, वी आर ऑनरिंग द डील बट वी आर डूइंग नथिंग। हमें लगता है कि चीन, रूस और ईरान मिलके कोई ना कोई एक ऐसा एक फिक्री तौर पे भी एक ऐसा इनका जो है दबाव ग्रुप बना चुके हैं जहां से ये यूरोप और अमेरिका के चाहेंगे कि ये डील में वापस आए। जी, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है ये वाज़े इस पैगाम को दे रहा है कि अगर इस डील को डेड एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उससे होगा ये कि ये 3 कंट्रीज और दीगर और भी ममालिक वो एक ग्रुप बना के फिर से नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। देखिए, जब यूरोप और कौन से बड़े ममालिक तय किया जा सकता है, एक डील करें और उसका जो है एतबार ही न रह जाए तो फिर आगे जो समझौते होंगे उन पे कौन एतबार करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार हुकूमत के रवैये की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद पास करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की पादाश में आंग सान सू की हुकूमत की शदीद सरजनिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियती तबकों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करने वाली एक करारदाद को मंजूरी दे दी है। इस करारदाद में म्यांमार हुकूमत से कहा गया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के खिलाफ अमली इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर हुए ताज़ा करारदाद में एक आज़ाद आलमी मिशन के हक़ाइक़ पर रोशनी डाली गई है, जिसमें म्यांमार में फ़ौज ने रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियती तबके के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की और इनका इस्तेहसाल किया। मिशन ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत सबसे संगीन जुर्म करार दिया है। करारदाद में तमाम तबकों की हिफाजत और इंसाफ के हसूल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा के कुल 134 ममालिक ने इसके हक़ में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने इसकी मुखालफत में वोटिंग की। 28 ममालिक गैर हाजिर रहे। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद पर कानूनी तौर पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर दुनिया की नज़रियात की अक्कासी करता है। म्यांमार ने इस करारदाद को दोहरा मेयार अपनाने की मिसाल करार दिया है। आंग सान सू की हुकूमत का कहना है कि यह करारदाद म्यांमार पर सियासी दबाव बनाने के लिए तैयार किया गया था और इसमें रखाइन रियासत के नामुसाद हालात का हल तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। गैम्बिया ने कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों का मामला बैनुल-अक़वामी अदालत में पेश किया था। दिसंबर में मुल्क के लीडर आंग सान सू की ने अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी अदालत ICJ में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल आम के इल्ज़ामात को खारिज कर दिया था। म्यांमार के खिलाफ लाए गए इस मामले को आधा अधूरा और गलत करार दिया था। सूची ने कहा था कि सरकारी सिक्योरिटी चौकियों पर रोहिंग्या दहशतगर्दों के जरिए किए गए हमलों की वजह से जो तशद्दुद हुआ वो दाखिली और मुसल्लह जद्दोजहद थी। वाज़ेह रहे कि 2017 में म्यांमार में फ़ौज के क्रैकडाउन में हज़ारों रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे और 7 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नक़ल मकानी करते हुए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पनाह ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यमन के जनूबी सूबे अल-ज़ाले में फौजी ग्रेजुएशन परेड के दौरान धमाका हुआ। धमाके में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अल-ज़ाले को काबू करने वाले फौजी दस्तों ने ट्विटर पर जारी बयान में हबशी बागियों पर परेड पर मिसाइल दागने का इल्जाम आयद किया है। अल-ज़ाले के शुमाली हिस्से पर काबिज हबशी बागियों ने अब तक इस हमले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। यमन के जनूबी शहर ज़ौले में फौज में शामिल होने वाले नए एहलकारों की पासिंग आउट परेड जारी थी जब उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया।
यमन के जनूबी सूबे ज़ौले में तवील अरसे से अलहदगी पसंद जंगजू सरगर्म है। ताहम ये जंगजू सऊदी क़यादत में हौसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अलहदगी पसंद ग्रुप के तर्जुमान माजिद अशुएबी का कहना था कि हलाक होने वालों में 3 बच्चे और 6 फौजी एहलकार भी शामिल हैं। माजिद अशुएबी का कहना है कि फौज परेड पर हमला हौसियों ने किया है। उन्होंने 20 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की। माजिद अशुएबी का मजीद कहना था कि ज़ौले सूबे के मरकजी शहर में फौजी परेड में धमाका उस वक्त हुआ जब परेड अपने इख्तितामी मराहिल में थी। बताया जाता है कि हौसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले इत्तेहाद में हालिया दिनों में दरार पड़ती जा रही है। यमन की हुकूमत और जनूब के अलहदगी पसंदों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। ख्याल रहे कि यमन के जनूब में रेजिस्टेंस फोर्सेस के नाम से मशहूर इस गिरोह की हालिया महीनों में अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा यमन की हुकूमत से इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। यमन की सरकारी हुकूमत सऊदी अरब की क़यादत में हौसी बागियों के खिलाफ सरगर्म है, जबकि मुल्क के जनूब में अलहदगी पसंद भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, जिनको UAE की हिमायत हासिल है। ख्याल रहे कि हौसी बागी तवील अरसे से यमन के जनूबी सूबे ज़ौले पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमले करते रहे हैं, ताहम इसमें हौसी बागियों को कामयाबी नहीं मिल सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्त का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए। यहाँ लाखों लोगों को मिला अपना परफेक्ट 6.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज़ इन ब्रीफ। ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी इराक में अमरीकी अफवाज के फिजाई हमले में हलाक। 62 साल कासिम सुलेमानी को बगदाद के एयरपोर्ट पर इनकी कार में एक फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। अमरीकी ड्रोन ने गाड़ियों पर कई मिसाइल बरसाए और ख्याल किया जा रहा है कि इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए हैं। इराकी मिलिशिया के कमांडर अबू मेहदी अल मेहंदिस भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान नवाज मिलिशिया के अरकान 2 गाड़ियों में बगदाद के एयरपोर्ट से निकल रहे थे जब उनको अमरीकी ड्रोन ने निशाना बनाया। अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज ने सदारती हुक्म पर बैरून मुल्क अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक किया है। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बदला लेने का ऐलान किया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि सख्त इंतकाम इन मुजरिमों का मुंतज़िर है जिन्होंने सुलेमानी और दीगर शहीदों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीकी इक़दाम को आलमी दहशतगर्दी करार दिया है। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी फौजी कमांडर अबुल मेहदी मेहंदिस के कत्ल की मज़म्मत की है। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक सरकारी ओहदे पर फायज इराकी फौजी कमांडर का कत्ल इराक़ी रियासत, अवाम और हुकूमत के खिलाफ जारहियत है। गजा में महमूद अब्बास की फतह तहरीक की 55वीं सालगिरह के मौके पर हज़ारों फ़लस्तीनी सड़कों पर निकले। फतह के कारकुनों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली। हमास के हुक्मरानों ने बरसों बाद फतह को इस मुजाहरे की इजाज़त दी थी। सियासी उथल पुथल के शिकार मुल्क लेबनान में मुजाहरीन ने दारुल हुकूमत बेरूत में एक तिजारती बैंक में जबरदस्ती घुसकर एहतजाज किया और इनके जरिए जमा कराए गए पैसे लौटाने का मुतालबा किया। मोगादिशु में एक कार बम धमाके में 79 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद अमरीका ने सोमालिया में अल-शबाब के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए। इन हमलों में अल-शबाब के 4 जंगजुओं की हलाकत का दावा किया गया है। पाकिस्तान ने काबुल में वीज़ा सर्विस फिर से बहाल कर दी है। ताल्लुकात में बेहतरी के बाद अफगान दारहुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने ने अपनी तमाम कौंसलर सर्विसेज बहाल कर दी हैं। सूडान की अदालत ने खुफिया इदारों के 29 अफसरान को एक उस्ताद पर तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत का फैसला सुनाया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में अहमद अल खैर नामी टीचर को हिरासती मरकज में कत्ल कर दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। सूडान की एक अदालत ने 36 साला अहमद अल खैर नामी उस्ताद की ज़ेरे हिरासत कत्ल के जुर्म में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के 29 एहलकारों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने दीगर 13 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 4 अफराद को नाकाफी सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया है। गुज़िश्ता बरस फरवरी में अहमद अल खैर हिरासत में हलाक हो गए थे।
انہیں सूडान के साबिक सदर उमर अल-बशीर की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत करने पर गिरफ्तार किया गया था। उमर अल-बशीर की हुकूमत गिरने से कबल जमहूरियत पसंद कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ये ऐसा पहला अदालती फैसला है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के जुड़वा शहर उम्म दरमान में अदालती फैसला सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। मुजरिमीन सजा के खिलाफ आला अदालतों में अपील दायर करने का हक रखते हैं। वकील इस्तिगासा का कहना है कि सजाए मौत इंसाफ पर मबनी सजा है, जबकि वकील दिफा ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। फैसला सुनाए जाने के बाद जज ने अहमद अल खैर के भाई साद से पूछा कि आया वो इन 29 अफराद को माफ करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि उन्हें फांसी दी जाए। अदालत के फैसले के मुताबिक अहमद अल खैर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। इसमें मशरिक़ी रियासत कसाला के हिरासती मरकज के अफसरान मुलव्विस थे। सूडान में अहमद अल खैर के साथ पेश आने वाले वाक़े ने वसी पैमाने पर तवज्जो हासिल की थी और इनकी हलाकत ने 75 साला सदर उमर अल बशीर के खिलाफ मुजाहरों में इजाफा कर दिया था। सूडानी फौज ने बिलाखिर सदर उमर अल बशीर को एक बगावत में हटा दिया था। गुज़िश्ता बरस दिसंबर के अवाइल में इन्हें बदउनवानी के जुर्म में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा था कि वो अपनी सजा एक इस्लाहती इदारे में गुजारेंगे क्योंकि वो कैद के लिए ज़ईफ हैं। बदउनवानी का ये केस उस $25 मिलियन से जुड़ा है जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें दिए थे। उमर अल बशीर ने दावा किया था कि ये रकम सऊदी अरब और सूडान के इलाकाई ताल्लुकात के तनाजुर में दी गई थी और इसे इमदाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, न कि ज़ाती मफादात के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खुर्रम साहब, सूडान पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन सूडान में जिस तरह बशीर हुकूमत गई और फौजी हुकूमत आई और जो एक एहतजाज हुआ तो उसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब ये जो 29 अफसरान को ये जो सज़ा दी गई है, जिसमें जज ने पूछा भी अल खैर के भाई कि क्या आप इनकी सज़ा माफ़ करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम इन्हें फांसी पर देना चाहते। ये जो तमाम चीज़ है, इसको कैसे देखा जाए? कर्नल बशीर की जो हुकूमत थी वो कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत तो थी नहीं, वो पियरली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी। और जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम था, जो अंदरूनी जो सलामती के जो महकमा थे, वो आमरियत से भरी हुई थी। वो किसी रूल एंड रेगुलेशन से गाइड तो होते नहीं थे। और इसका मुजाहरा कब हुआ कि आप देखें कि कितने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था और उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर किस तरह से बर्बरियत ढाई गई और उसमें ये एक टीचर उसके मजलूम हुए और जिस तरह से वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी के लोगों ने जिस तरह से जुल्म किया, जिस तरह से टॉर्चर करके इसको शहीद किया है। आपको नहीं लग रहा कि कहीं से एक बदले का एक मामला भी? देखिए, ये एक्चुअल में ये डिटरमिन करना मॉब में, हाँ। जैसे मॉब से मुराद मेरा ये है कि पीपुल की तरफ से मॉब नहीं, हाँ। यानी एजेंसीज की तरफ से, हाँ। कि एक एजेंसी के लोग इन्वॉल्व हैं और 1 या 2 या 4 आदमी का टॉर्चर किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। अब ये बात को डिसाइड करना, पिन पॉइंट करना कि सो एंड सो वाज इन्वॉल्व बड़ा मुश्किल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, सऊदी अरब की जानिब चलते हैं। सऊदी अरब में जो है तब्दीलियां बहुत आ रही हैं और तब्दीली की एक जो बयार चल रही है वहाँ पे, उसके ज़रिए जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सऊदी हुक्मरानों ने सऊदी अरब को जदीद बनाने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें सैर व तफरीह और सियाहती मकामात के फ़रोग़ को भी तरजीह दी गई है। सऊदी अरब में एक सिनेमा से लेकर म्यूज़िक कंसर्ट तक का लुत्फ़ अब उठाया जा सकता है। तफरीह के लिए एक से एक पार्क भी आरास्ता किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक दौर था जब लोग शहर में दाखिल होते ही ऐसे सांस रोक लेते थे गोया किसी तालाब में डुबकी लगाने जा रहे हो। नमाज के औकात में अफरा तफरी शॉपिंग में खलल डाल देती और दुकानों के शटर नीचे आ जाते। दुकानदारों को मजहबी पुलिस का डर रहता था, जो कि बेलगाम शहर का चक्कर लगाती और कानून तोड़ने वालों को फौरी गिरफ्तार कर लेती। सऊदी खवातीन की जिंदगियां भी घर की ऊंची 4 दीवारियों के दरमियान कैद थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल और दीगर तफरीह के इंतजाम की बात तो छोड़िए, सिनेमा हॉल तक खुल गए हैं। यही नहीं, यहाँ कंसर्ट्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्क हैं जहाँ सैर तफरीह के मुकम्मल इंतजाम व इंसराम है। सऊदी अरब में खवातीन को बराबरी का दर्जा देने के लिए मुसलसल इस्लाहात किए जा रहे हैं। अब खवातीन के लिए फौज में नौकरी के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं।
सऊदी अरब में खवातीन को कार चलाने और स्टेडियम में बैठकर फुटबॉल मैच देखने की भी इजाजत मिल गई है। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार तलबा व तालिबात को सकाफती स्कॉलरशिप के तहत बैरून मुमालिक की यूनिवर्सिटीज में फनो सकाफत के शोबे में खुसूसी तालीम हासिल करने की भी इजाजत दी गई। गोया सऊदी अरब अब पहले वाला सऊदी अरब नहीं रहा जिसे दुनिया में कदामत पसंद मुल्क के तौर पर जाना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और दीजिए मुझे इजाजत। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। सौरभ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।